हताश आदमी ने नदी में कूदकर आत्महत्या करने की सोची। नीचे देखते ही उसने अपने पैरों के पास एक छोटा सा विज्ञापन देखा, जिस पर लिखा था, मत मरो, हम तुम्हारा बदला लेंगे। ये एक जीवन रेखा थी। अपने बेटे के बारे में सोचते हुए, जिसका भविष्य अज्ञात था, उसने विज्ञापन पर लिखा नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से व्यक्ति ने तुरंत उनकी टीम को सूचित किया, हमें एक काम मिल गया है, चल पड़ो। ये एक बदला लेने में माहिर एक रहस्यमय संगठन निकला, जिसके 5 सदस्य थे। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ड्राइवर ए जिन, हैकर शियाओ आन, मरम्मत करने वाला करली, मैकेनिकल इंजीनियर पॉटलेट और मास्टरमाइंड अंकल झे। जल्द ही एक टैक्सी उस आदमी के सामने आकर रुकी। वो ए जिन था। उसने उस आदमी को अंदर आने को कहा, फिर एक रिकॉर्डिंग बजाई जिसमें उससे बदला लेने के अपने इरादे बताने को कहा। उस आदमी का बेटा गायब हो गया था। कुछ समय पहले लाओ मा ने अपने बेटे ए डोंग को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था, लेकिन उसके बाद वो ए डोंग से दोबारा संपर्क नहीं कर सका। बाद में उन्हें ए डोंग के कमरे में एक मजदूरी का ठेका मिला, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि ए डोंग पढ़ाई करने नहीं बल्कि वियतनाम में काम करने गया था। लाओ मा गुस्से और चिंता में डूब गए, इसलिए वे वियतनाम गए और ठेके पर दिए गए कंपनी के पते पर गए, लेकिन वहां उन्हें पता चला कि वो तो बस एक बंजर जमीन थी। जैसे ही वे उलझन में थे, एक अजीब सा फोन आया। नहीं नहीं मिस्टर डोंग, नहीं, हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बूढ़ी माँ को पता था कि उनका बेटा खतरे में होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस से मदद मांगी। हालांकि पुलिस ने कहा कि ए डोंग पहले से ही बालिग था और ज्यादा से ज्यादा इसे घर से भागना माना जाएगा, गुमशुदगी नहीं, और उन्होंने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। लाचार बूढ़ी माँ को खुद ही उसे ढूंढना पड़ा। बड़ी संख्या में गुमशुदा लोगों के पोस्टर छपवाए और उन्हें हर जगह बांट दिया। आखिरकार आधे साल बाद उन्हें अपने बेटे की खबर मिली। ए डोंग ने एक खत भेजा, लेकिन उस खत की बातों ने बूढ़ी माँ को निराशा से भर दिया। वो एक सुसाइड नोट था। बूढ़े माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बेटे ने ये लिखा है, इसलिए वे फिर से पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद बताया कि ये असल में ए डोंग की लिखावट थी और पत्र का पता एक अवैध जुए के अड्डे का था। इसलिए पुलिस ने अनुमान लगाया कि ए डोंग पर जुए का बहुत सारा कर्ज रहा होगा और उसे चुका न पाने के कारण उसने आत्महत्या करने का फैसला किया होगा। लेकिन बूढ़े माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। वे धूप हो या बारिश बिना रुके अपने बेटे की तलाश में लगे रहे। उन्होंने एक और साल ढूंढा, लेकिन फिर भी कोई खबर नहीं मिली। बूढ़े माँ हताश थे। उनकी पत्नी की युवा अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी और वर्षों तक वे और उनका बेटा एक दूसरे पर निर्भर रहे थे। अब अपने बेटे के लापता होने के कारण वे और जीना नहीं चाहते थे और इसी वजह से शुरुआत में ये दृश्य घटित हुआ। फिर उन्हें एक फोटो स्टूडियो ले जाया गया, जहां उनके सामने एक गेम कंसोल रखा था। नीला बटन बदले का और लाल बटन माफी का प्रतीक था। अपने बेटे के समझदार रूप को याद करते हुए दुखी बूढ़े माँ ने बिना किसी हिचकिचाहट के नीला बटन दबा दिया। उनका बेटा पढ़ाई के लिए विदेश जाने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। एक साल बाद पिता को अपने बेटे ए डोंग का लिखा एक सुसाइड नोट मिला। पिता फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन ए जिन को उस नोट में एक सुराग नजर आया। नीचे मोर्स कोड की एक स्ट्रिंग थी, जिसका मतलब था, मुझे बचा लो। ऐसा लग रहा था कि ए डोंग को ये नोट लिखने के लिए मजबूर किया गया था। ए जिन को शक था कि ए डोंग को किसी पिरामिड स्कीम में शामिल होने के लिए बहकाया गया है और उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए उस संगठन में घुसपैठ करने का फैसला किया। उसने ए डोंग का बायोडाटा कॉपी किया और ऑनलाइन एक नौकरी का विज्ञापन पोस्ट कर दिया, और जल्द ही किसी में ए जिन से संपर्क किया और बताया कि वियतनाम में नौकरी है, जहां अच्छी तनख्वाह, अच्छे लाभ और कई सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए आजिन अकेले वियतनाम पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे विमान से उतरे उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। संपर्क व्यक्ति ने जानबूझकर निगरानी से बचने की कोशिश की और आखिरी समय में तय जगह बदल दी। आजिन ने तुरंत निगरानी चश्मा पहना और दूर से ही अंकल झे के साथ फुटेज शेयर कर दिया। फिर संपर्क व्यक्ति ने स्थानीय सिम कार्ड दिलाने के बहाने उनके फोन ले लिए और उन्हें एक कार में बैठा दिया। रास्ते भर संपर्क व्यक्ति बड़े बड़े वादे करता रहा और हर कोई ढेर सारा पैसा कमाने के सपने में डूबे हुए थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कार किसी दूर दराज के उपनगर में पहुंच चुकी थी। अचानक एक कार ने रास्ता रोक लिया और कार में सवार लोग लाठी डंडे लेकर बाहर निकल आए। इससे पहले कि तीनों कुछ समझ पाते, उन्होंने उनके सिर ढक दिए और उन्हें भगा दिया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को उल्टा लटकाया हुआ पाया।
इसी दौरान एक कमीज पहने आदमी ने अपने गुर्गों को उन्हें नीचे उतारने का आदेश दिया और कहा कि पहले उन्हें एक प्रश्नावली भरनी होगी। पहला सवाल था, कौन बैकरैट खेलना जानता है? सिर्फ एक लड़के ने कहा कि वो जानता है। दूसरा सवाल था, कौन पोकर खेलना जानता है? इस बार किसी ने जवाब नहीं दिया। कमीज वाला आदमी गुस्से से भर गया और अपने आदमियों को उन्हें बोलना सिखाने का आदेश दिया। अगले ही पल उन्हें फोन पर लटका दिया गया और बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद कमीज वाले आदमी ने कई पाठ्यपुस्तकें निकाली और हर एक को एक जुआ कार्यक्रम विकसित करने का निर्देश दिया। जिन्हें नहीं पता उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए। इस पर एक लड़के ने घबराकर कबूल कर लिया कि वो ग्राफिक डिजाइन का छात्र है और गेम डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता। कमीज वाले ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं आता? ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मुझे तो ये भी नहीं आता कि कैसे करते हैं। ओह माफ करना, मुझे ये नहीं आता। वो ऐसे दरवाजा नहीं खटखटा सकता। बिल्कुल नहीं, वो जब चाहे तब खटखटा सकता है। इस पल आज इन्हों आखिरकार समझ आ गया, ये एक धोखेबाज गिरोह था जो खास तौर पर ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस की नौकरी ढूंढने वालों को निशाना बनाता था। उन्हें यहाँ फुसलाकर जुआ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मजबूर करता था। सिर्फ समय पर काम पूरा करने वालों को ही खाना मिलता था, वरना उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था। फिर आजिन और बाकी लोगों को एक छोटे से अंधेरे कमरे में ले जाया गया। रास्ते में आजिन ने आसपास का ध्यान से देखा, लेकिन आडोंग को नहीं ढूंढ पाया। जैसे ही वो सोच रहा था कि क्या हो रहा है, उसने बाहर से एक आवाज सुनी। पता चला कि उनके समूह का एक लड़का छूटकर भाग गया था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे पकड़ने कोई नहीं गया। अनजान समय तक भागने के बाद लड़के को आखिरकार एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया और वो मदद की गुहार लगाने के लिए आगे बढ़ा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अब उसे और भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तभी आजिन ने आसानी से दरवाजा खोला और आडोंग की तलाश जारी रखने के लिए कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन फिर भी उसे नहीं पा सका। उसके पास पहले अपना निगरानी चश्मा वापस लेने और फिर अपने साथी जियाओ एन से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उससे एक जुआ सॉफ्टवेयर भेजने का अनुरोध किया ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। जल्द ही कमीज वाला आदमी होमवर्क जांचने आया। आज इनका सॉफ्टवेयर देखकर वो बहुत खुश हुआ और तुरंत उसे बॉस फैटी को दिखाया। फैटी उसे देखकर आज इनसे बहुत संतुष्ट हुआ और उसे अच्छा काम करते रहने के लिए कहा। तभी जो लड़का अभी अभी भागा था उसे पकड़कर वापस लाया गया। पता चला रेस्टोरेंट का मालिक भी इसी संगठन का सदस्य था। फैटी ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे लड़के के पैर काट दे ताकि दूसरों को चेतावनी दी जा सके। कॉलेज के छात्रों के एक समूह को धोखे से वियतनाम भेज दिया गया था और जो भी भागने की कोशिश करेगा उसके पैर काट दिए जाएंगे। जैसे ही चाकू गिरने ही वाला था, आज इन आगे बढ़ा और कमीज वाले आदमी को एक तरफ धकेल दिया। उसने फैटी से कहा कि वो एक और भी ज्यादा शक्तिशाली जुए का सॉफ्टवेयर बना सकता है जिससे वे खूब पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो चित्रकारी में अच्छा नहीं था, इसलिए उसे अभी भी दोनों लड़कों की मदद की जरूरत है। सोच विचार के बाद फैटी ने उसकी बात मान ली और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। आजिन ने दोनों लड़कों से वादा किया कि वो उन्हें बचा लेगा, लेकिन तभी जब वो पहले बाहर निकल जाए। उनकी आड़ में आजिन आसानी से भाग निकला। अब उसे आडोंग को ढूंढना था क्योंकि वियतनाम आने का उसका असली मकसद यही था और आडोंग का पता सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता था जो उसका असली संपर्क था। आजिन हवाई अड्डे के लिए टैक्सी ले गया, लेकिन ड्राइवर ने ये देखकर कि वो एक विदेशी है उसे ठगने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि आजिन ने उन्हें धोखा दिया, टैक्सी चुरा ली और तेजी से भाग गया। फिर उसे अपना संपर्क मिला और एक ही बेरहमी से उसे पता चला कि धोखेबाज गिरोह के कई ठिकाने हैं और आडोंग उनमें से एक में था। हालांकि उसे नहीं पता था कि कौन सा संपर्क वहां है। आजिन ने उन सभी को खत्म करने का सोचा, लेकिन पहले उसे उन सभी को इकट्ठा करना था। कैसे? तभी आजिन ने किसी को देखा और तुरंत एक विचार आया। पता चला कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सिस्टर फेंग थी, वही शक्तिशाली महिला जिसे आजिन ने पहले ठगा था और जो अप्रत्याशित रूप से वियतनाम में वापस आ गई थी। आजिन ने अपनी पुरानी चालें फिर से चली, एक आकर्षक पोशाक पहनकर उसे लुभाने लगा। निश्चित रूप से जिस क्षण सिस्टर फेंग ने उसे देखा उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो पूरी तरह से मोहित हो गई। लेकिन जैसे ही आजिन चला गया, सिस्टर फेंग अचानक वास्तविकता में वापस आ गई। उसे आजिन ने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो सब याद आ गया। उसने एक चाकू पकड़ा और उसका पीछा किया, लेकिन कोई भी कार से आगे नहीं भाग सकता।
फिर उसे एक छोटे विक्रेता से पता चला कि आज इनने उसे एक पते पर 2 पेटी बियर पहुंचाने को कहा था। सिस्टर फेंग अपने आदमियों के साथ वहां पहुंची और आज इनके जाल में फंस गईं। शर्ट पहने आदमी ने सिस्टर फेंग और उनके समूह को अंदर घुसते देखा तो उसे लगा कि ये कोई धोखा है। उसी समय आज इनने उस संपर्क के फोन से शर्ट वाले आदमी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें बताया गया कि उसे गिरोह ने पकड़ लिया है और उसे भागने को कहा। शर्ट वाले आदमी को जब पता चला कि उसका संपर्क गिरफ्तार हो गया है तो उसने सोचा कि वो दूसरे ठिकानों को भी फंसा लेगा, इसलिए उसने जल्दी से दूसरे ठिकानों के नेताओं से संपर्क किया और वे सभी मुख्यालय में मिले। इस तरह आज इनका लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया। सिस्टर फेंग ने पूरे ठिकाने की तलाशी ली लेकिन आज इन कहीं नहीं मिला। मुख्यालय पहुंचकर आज इन सभी ठगे गए कॉलेज के छात्रों के साथ इकट्ठा हुआ। एक सफेद पोशाक वाला आदमी सामने आया, वही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। आज इनने तुरंत कैमरा उसके ऊपर तान दिया। उसका चेहरा देखकर जियाओ एन चौंक गई, वो तो एक पुलिस वाला था। कोई हैरानी नहीं कि जब लाओ मा ने इसकी रिपोर्ट की तो उसने मामला दर्ज कराने से बहाने तरह तरह के बनाए थे। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई थी तो पोल खुलने से बचने के लिए शेरिफ ने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया और अपने आदमियों को उन सभी को मार डालने का आदेश दिया। उसी क्षण एक आदमी को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। आज इनने तुरंत उसे लापता आडोंग के रूप में पहचान लिया। अब जब मुवक्किल का बेटा मिल गया था उसे और दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। लड़ाई शुरू हो गई। एक बनाम कई लड़ाई इमारत के अंदर से लेकर बाहर तक भड़की और अपने पीछे चीखों की एक लंबी कतार छोड़ गई। यहाँ तक कि एक 500 पाउंड का मोटा आदमी भी एक ही मुक्के से बेहोश हो गया। स्थिति को गंभीर देखकर शेरिफ तुरंत अपनी कार में भाग गया। उस महत्वपूर्ण क्षण में कर्ली और पॉटलेट आज इनके लिए एक गाड़ी ले आए। जियोवान ने दूर से शेरिफ के स्थान का पता लगा लिया और आज इन ने तुरंत उसका पीछा किया। आज इनको समय देने के लिए जियोवान ने मनोरंजन पार्क के सिस्टम को हैक कर लिया और दूर से ही गेट बंद कर दिए, जबकि शेरिफ तेजी से आगे निकल गया। आज इनने उसे रोकने के लिए एक छोटा रास्ता अपनाया और जैसे ही वे टकराने वाले थे आज इन हवा में उछल पड़ा। घायल शेरिफ भागता रहा और आज इनने पीछा करना जारी रखा। आखिरकार छत पर दोनों का आमना सामना हुआ। आज इनने शेरिफ से पूछा, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आपने अपने पेशेवर नैतिकता को त्याग कर धोखाधड़ी क्यों की? शेरिफ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे दिन भर बदमाशों को पकड़ने में इतनी मेहनत करने का क्या मतलब है? आखिरकार मैं अभी भी उन जितना अमीर नहीं हूँ और मैं उनकी तरह खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाता, इसलिए मैं खुद ही एक बदमाश बन जाऊं। ये कहते हुए उसने ट्रिगर दबा दिया और शेरिफ की मौत हो गई। आखिरकार पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और सभी कॉलेज के छात्रों को बचा लिया गया। आज इनने अपनी मॉडल टैक्सी चलाई और आडोंग को घर ले गए और पिता पुत्र आखिरकार फिर से मिल गए। इस प्रकार मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। हम किसी से आगे निकल गए।